बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी काविश है कि ये बहुत एक लर्निंग सीरीज उन्होंने लॉन्च की है और उसमें हमारे ट्रेनिंग सेशंस लाइव भी चल रहे हैं और उसमें हम लोग इसके रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर आज जो इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करके, तो आज का जो टॉपिक है वो HR एज ए लीडर हम सीरीज शुरू की है जिसमें कोचिंग स्किल्स एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रदर। किसी भी मैनेजर, सिर्फ HR मैनेजर के लिए नहीं बल्कि तमाम मैनेजर्स के लिए इसकी इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। मैं इसे स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ। ये पूरा स्लाइड व्यू स्लाइड शो पर ही आए। लेट्स सी। तो हम ये तमाम टॉपिक्स के साथ मैं जरूर डिस्कस करता हूँ कि ये सारी चीजें ये HR डेवलपमेंट की तरफ अब लेकर लीडरशिप डेवलपमेंट खास तौर पर। तो कोचिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। कोचिंग स्किल्स और ट्रस्ट वर्दीनेस ये जब साथ मिलती हैं तो यही लीडरशिप डेवलप करती है। अच्छी कोचिंग होगी तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। तो जिस और इसमें ट्रस्ट वर्दीनेस, इसी तरह अगर ट्रस्ट वर्दीनेस होगी तो कोचिंग अच्छी होगी। तो दीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो लेट्स सी अब तक हम जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कुछ कर चुके हैं अब तक, ये मार्वलस जॉब। हमारा अब कंप्लीशन की तरफ ये सर्टिफिकेशन कोर्स जा रहा है। तो इसमें अब तक जो कुछ हम करा चुके हैं वो ज्यादातर ट्रेनिंग टूल्स हैं, HR टूल्स हैं जो जिस पर काम करते हैं HR, और उसमें उसके साथ ये एक पूरी HR प्रोसेस डेवलप किया। इसमें थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। ये वीडियोस बड़ी लेंथी भी हैं, अवेलेबल है। तो आप इन प्रोसेसेस को वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किया था कंप्लीट फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, टाइम शीट मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट। जब टाइम शीट और लीव मैनेजमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद सैलरी मैनेजमेंट पर आ जाते हैं, क्योंकि टाइम शीट और लीव मैनेजमेंट से लोगों की एफर्ट, देयर अटेंडेंस, देयर जो वर्क क्वालिटी है, ये सारी चीजें मतलब रिकॉर्ड हो जाती हैं और रिकॉर्डेड थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू सैलरी मैनेजमेंट। तो इनकी सैलरी शीट में आइदर ऑटोमेटिकली या फिर ये मैनुअली उसे डाल दिया जाता है। फिर आगे उसमें अ, हम अगर मैनुअल चीजें यूज होती हैं तो उसमें बिल्कुल पेपर वर्क भी हो सकता है। अब आजकल बहुत रेयरली पेपर वर्क यूज होता है, एटलीस्ट एक्सेल फाइल्स यूज की जाती हैं। तो एक्सेल फाइल्स में वो सारी चीजें डालकर उसके बाद फिर कुछ एनिमेटेड प्रोसेस, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं, उसमें फार्मूला लगाकर उसको आगे मजीद इवन सैलरी स्लिप तक उसकी ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो ये सब कुछ हमने देखा और उसमें पूरा एक्सेल शीट की वर्किंग भी दिखाई है, उनके फार्मूले भी दिखाए हुए हैं कि कैसे ये डेवलप किया जाता है। तो ये सारा पेरोल रिपोर्टिंग एनालिसिस तक हमने ये सारा सिस्टम अब तक हमने स्टडी कर ली है और लोग बड़े अच्छे तरीके से उसे फॉलो कर रहे हैं और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। देन हम पाकिस्तान में जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं उसकी हमने बात की, जिसमें EOBI, पैसी, एजुकेशन सेस, सेसी, इसी तरह पैसी सेसी डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट ये यूज किए जाते हैं। बेसिकली ये इनमें मोर और लेस एक ही जैसी चीजें। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स किस तरह हम इसे ले सकते हैं, इसी तरह ग्रेजुटी मैनेजमेंट है, एक्सग्रेशिया मैनेजमेंट है, प्रोविडेंट फंड है। ऑल दिस थिंग्स अगर आप देखना चाहें तो दूसरी मेरी प्रेजेंटेशन में ये फुली अवेलेबल है, तो इसी चैनल पर अवेलेबल है। देन इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और उसके बाद बाकी ये सारे प्रोसेसेस। तो ये जब सारे प्रोसेसेस अब तक हो चुके हो, एक HR डिपार्टमेंट का और HR पर्सनल का काम क्या होता है, कौन सी चीजें डेवलप करनी है, किस तरीके से लेकर चलना है उन्हें, और रिपोर्टिंग और ये सारे। जब ये सारी चीजें आती हैं देन एनालिसिस, और उसके बाद लीडरशिप इन टूल्स के जरिए डेवलप करनी है। अब एनालाइजिंग द टीम, एनालाइजिंग द इंडिविजुअल, एनालाइजिंग द डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर किस तरह अपनी लीडरशिप डेवलप करनी है। तो लीडरशिप प्लेज अ वाइटल रोल।
और ये अब बियॉन्ड दैट प्रोसेसेस ये होता है। अब एड्रेस किस तरह करना है इन चीज़ों को, तो इन सारी चीज़ों को जिसमें कोचिंग है, काउंसलिंग स्किल्स हैं, चेंज मैनेजमेंट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें लीडरशिप में आ जाती हैं। तो इनको, इन अलग अलग टॉपिक्स को ये डिस्कस किया, तो यू कैन व्यू ऑल द वीडियोस। अब ये एचआर एज ए लीडर, हम आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लीडरशिप में कोचिंग एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, कोचिंग स्किल्स कैसे यूज कर सकता है। आल्दो कि ये कोचिंग के लिए बहुत शॉर्ट टाइम है, लेकिन इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं थोड़ा सा इसको टच करते हुए क्या चीजें जरूरी हैं, बाकी इसका इवन 2 डेज सेशन भी अवेलेबल है लीडरशिप कोचिंग पर। तो यू कैन अवेल दिस सेशन। तो वो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये इतनी लेंथी डिटेल में, लेकिन कोचिंग स्किल, कोचिंग को अंडरस्टैंड यहाँ पर इजीली हम कर सकते हैं। तो एक लीडर जो होता है, अच्छा कोच उस वक्त बनता है या उसकी ट्रस्ट डेवलप उस वक्त होती है जब लोग डेफिनेटली उसको ये समझ जाते हैं कि भाई हमारा सॉल्यूशन जो है ना वो लीडर के पास है, एंड लीडर विल सपोर्ट अस, लीडर विल गाइड अस इन द डायरेक्शन विच इज राइट डायरेक्शन। हमें मुश्किलात से, हमें किसी भी मतलब डिफिकल्टी से और कोई भी जो खौफ वाली एनवायरनमेंट है उससे बचाकर हमें सेफली हमें टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स लेकर जाए। तो यही लीडरशिप है, और लीडरशिप एंड ऑल दिस फैक्टर्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर अच्छी कोचिंग करेंगे तो यकीनन उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा, और ये दोनों चीजें टुवर्ड्स लीडरशिप। तो लीडरशिप अपनी इस्टेब्लिश करनी है यहाँ पर, और इसी में हम लेकर चलेंगे। अब लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। ये बहुत ज्यादा इसको फोकस नहीं करेंगे, लेकिन लीडर और मैनेजर का बेसिक डिफरेंस होता है कि लीडर साथ मिलकर काम करता है, जबकि मैनेजर है सिर्फ एडवाइस, डायरेक्शंस देता है कि ये करो ये ना करो। तो इसमें डिबेटेबल थिंग्स है, हम इसको इस वक्त बहुत ज्यादा इसे टच नहीं करेंगे, लेकिन एक लीडरशिप डेवलप करना जरूरी है। हर मैनेजर को अच्छा लीडर होना चाहिए, लोग उसे खुद से फॉलो करें, समझें कि भैया इसका जो मैनेजर ने या लीडर ने जो बात कही है वो डेफिनेटली हमारे बेनिफिट में होगी, और उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसके इंटेंशन, उसकी हमारे साथ फेयरनेस, ये सब कुछ उस पर ट्रस्ट करें। और यही काम लीडर का होता है, एवरीवन लुक्स टुवर्ड्स लीडर, और उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक कंपनी गोल्स की तरफ जाता है। तो ये कैसे होगा, ये लीडरशिप डेवलप होती है कोचिंग और ट्रस्ट वर्दीनेस से। कोचिंग इज एन एसेंशियल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल, जरूरी है, इसके बगैर, बल्कि कहा जाता है आगे ही मैं देखता हूँ इसमें, ये बिल्डिंग हाई परफॉर्मिंग एंड एंगेज फॉर वर्कफोर्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरत है। इट बिल्ड्स द हाई परफॉर्मिंग टीम। तो अगर इंडिविजुअल्स और टीम को उनकी कैपेबिलिटीज को मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाना है, तो कोचिंग जरूरी है। उनके गैप्स को एनालाइज करें, जहां पर जरूरत है उनकी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की, उनमें हेजिटेशन है, कोई मोटिवेशनल इश्यूज है, या कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी है इवन, तो वहां पर उसे एड्रेस करके टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टास्क मैक्सिमम अचीवमेंट पर लेकर जाना चाहिए। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट ये कोचिंग के जरिए से आती है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये इट इज एसेंशियल पार्ट, तो कहा जाता है कि ये इट इज एस्टेब्लिश दैट ये थ्रू मोस्ट ऑफ द थ्योरीज, तो अल्टीमेटली ये कहा गया कि इफेक्टिव मैनेजर स्पेंड 70% ऑफ द टाइम इन कोचिंग। तो ये इतना जरूरी है। तो बेसिक वर्क कोचिंग ही होना चाहिए, लोगों की रहनुमाई करें, किस तरीके से उनके गैप एनालिसिस है, कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पर किस चीज की डेस्क। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। देखा ये गया कि जो कंपनियां अपना बकायदा स्ट्रक्चर्ड कोचिंग स्किल और कोचिंग प्रोग्राम के साथ चलती हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है या उनके जो अचीवमेंट है, वो 70% हायर होती है एज कंपेयर विद देयर अदर कॉम्पिटिटर्स। तो कम से कम 30-40% तक इनके बेहतरी आती है। तो इसका मतलब है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो देखा गया है वो तकरीबन 20 to
25% ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर फुल फ्लैश एचआर डिपार्टमेंट है, लेकिन वहां पर भी एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग नहीं होती, एक पूरा एक सिस्टम नहीं है कोचिंग का। कहते हैं, बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि हमारे मैनेजर्स अपने लोगों को कोच करें या सिर्फ एक वर्बली कहते हैं कि इनकी कोचिंग करें। कोचिंग जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, सिस्टम नहीं होगा, तो उसको कोचिंग हम नहीं कह सकते। हाँ, होती जरूरत, दिस इज मोर और लेस बेनिफिशियल, लेकिन सही बेनिफिट जब इसको एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग के साथ किया जाता है, उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। ना सिर्फ ये कि एक गाइडलाइंस भी होती है मैनेजर्स के लिए, और एम्प्लॉयज के लिए भी को भी पता होता है कि ये चीजें हमारी डेवलपमेंट के लिए एक पूरा रेगुलर प्रोसेस है। कल मैं भी मैनेजर बनूंगा तो मैं आगे लोगों को इस तरह डेवलप करूंगा, और ये जरूरी है। अदरवाइज ये समझाते लो जी मेरी शायद खिंचाई प्रोग्राम हो रही है, या मुझे कोई ऐसा, मेरे लिए ये आज एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मुझे एक लाइक किसी कोर्ट में रखा खड़ा कर दिया गया, मेरी इंक्वायरी हो रही है कि मैं क्यों नहीं कर रहा ये, तो या मेरी शायद अप्रेजल हो रही है, तो मुझे अब यहाँ पर पनिशमेंट किया जा रहा है, इस तरह की चीजें डेवलप हो जाती। तो इससे अगर ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में और लोगों की कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ ये की जाए, तो ये बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होता है। और यू कैन नॉट इमेजिन कि आप इसे अप्लाई करके देखें, यू विल गेट द बेनिफिट। ये एक जस्ट एक एग्जांपल है पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिस तरह भी सिंपलेस्ट वे में एक कोचिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह लोगों को आइडेंटिफाई करना है, किस लेवल पर है इस वक्त आपके एम्प्लॉयज, और वहां पर उनकी नीड्स क्या है, उसको किस तरह एड्रेस करना है। तो यही कोचिंग प्रोसेस है। इंडिविजुअल छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं कि हर आदमी की डिफरेंट टास्क होती है, हर एम्प्लॉय की वो डिफरेंट टास्क कर रहता है। कुछ अच्छी कर रहता है, कुछ में उसकी कॉम्पिटेंसी हाई होती है, कुछ में लो होती है। तो जहां पर लो है उनको कैसे उसको एड्रेस करना है और उसको कॉम्पिटेंसी को रिक्वायर्ड लेवल पर लेकर आना है, हाईएस्ट कॉम्पिटेंसी लेवल पर लेकर आना है। और जिन एरियाज में वो ऑलरेडी अच्छा है, तो वहां पर जस्ट डेलीगेटेड और उसको कॉन्फिडेंस दें कि यू कैन डू इट, आई ट्रस्ट यू दैट यू विल डू इट। ये सारी चीजें जो कैसे आती हैं, ये सारी कोचिंग स्किल्स के साथ आएंगी। अगर एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर, एक लीडर, एक एचआर मैनेजर, मैं सिर्फ यहाँ पर एचआर मैनेजर की बात नहीं करूंगा, बल्कि तमाम मैनेजर्स के लिए कोचिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो अगेन ये कहूंगा कि इट इज एसेंशियल लीडरशिप कॉम्पिटेंसी, इट हेल्प्स बिल्डिंग परफॉर्मिंग द एंगेज वर्कफोर्स। तो अगर अच्छी एंगेज वर्कफोर्स और प्रोडक्टिविटी लानी है, तो उसके लिए फिर ये कोचिंग जरूरी। तो पहले तो ये देखते हैं कोचिंग है क्या। Coaching is a process of guiding individuals to achieve their goals and maximize their potential through supportive conversation and constructive feedback. So basically it is conversation, feedback process, two-way communication process है, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज की जो इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए गाइड करते हैं प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जो वो सिचुएशन है उसमें वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हाउ ही कैन परफॉर्म वेल। और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी भी कोचिंग होती है, जस्ट गिव हिम कॉन्फिडेंस, यू आर डूइंग वेल, और आई एम कॉन्फिडेंट यू विल डू इट, और यू आर डूइंग वेरी वेल, जस्ट डू इट, उसको सिर्फ डेलीगेट करें। तो ये डिफरेंट वेज है। Coaching is the ability to guide and develop employees to reach their full potential. उनका जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम कहा जाता है कि लोग अपना पोटेंशियल जो हार्डली 50% तक यूज करते हैं। तो ये एक टू वे प्रोसेस होता है। यहाँ पर मैं इसको एक मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पर ये लूंगा कि हम ये सोचते हैं ठीक है जितनी सैलरी मिल रही है उतना काम कर ले, इसी तरह एम्प्लॉयर समझता है जितना ये काम कर रहे हैं उतनी सैलरी हम देते हैं। तो ये टू वे, दोनों तरफ टू एंड फ्रो है। अगर यही चीजें एक अच्छा मैनेजर ये डेवलप करने में कामयाब हो जाए कि वी आर गिविंग यू द बेस्ट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग यू द बेस्ट, यही कोचिंग है। बिहेवियरल फैक्टर ऑफ कोचिंग है ये, बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ लेकर चल। तो इफेक्टिव कोचिंग स्किल्स कैन नर्चर द टैलेंट, improve the performance and foster the culture of continuous improvement and learning। तो यही चीजें हैं कोचिंग को हमारे लिए इफेक्टिव बनाती है। तो कोचिंग अगेन ये कहूंगा कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और जस्ट यूज इट, यू विल गेट द बेनिफिट, आई गारंटी यू।
कि अच्छी कोचिंग, कोई भी मॉडल आप अच्छा लेकर इसको चलें, इसको बकायदा लोगों को ट्रेन करें, अपने मैनेजर सुपरवाइजर्स को, और लोगों को भी पता होता है कि ये रेगुलर बेसिस पर है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और इंडस्ट्री या अपना डिपार्टमेंट कि कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए कोचिंग के लिए। समटाइम्स क्वार्टरली बेसिस पर कोचिंग हो जाए सफिशिएंट है, उसमें रिफ्रेशर टाइप जिसे कह लें, या उसमें कलेक्टिवली। लेकिन उसके जो, ये तो टीम कोचिंग या ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो डेली बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर, जैसे मैंने कहा कि ये 70% जो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो कोचिंग होनी चाहिए, और अच्छे मैनेजर की होती है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करें। तो इसको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में हम महीने में एक दफा लेकर चल रहे हैं, तो बाकी डेली बेसिस पर 1 मिनट कोचिंग का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि, या जस्ट एक थपकी भी एक अच्छी कोचिंग होती है, डूइंग वेल, दूसरा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं बाकी सही काम कर रहा हूँ। तो ये कोचिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको, इसकी मेरी फुल फ्लैश ट्रेनिंग भी अवेलेबल है आया, तो इसमें हम इसे लेकर चल सकते हैं। तो ये चूंकि शॉर्ट टाइम है, छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कस। अब कोचिंग डिसीजन, सबसे पहले अब कोचिंग है क्या वो हमने देख लिया। कोचिंग डिसीजन क्या, कोचिंग करनी भी है, यहाँ पर रिक्वायर्ड है या नहीं है। और अगर रिक्वायर्ड है तो पहले हमारे सबॉर्डिनेट या फॉलोअर का लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कौन सी टास्क में वो वीक है, तो उसको किस तरह कोच करना है। अगर अच्छा है तो उसको कैसे कोच कर, उसकी कोचिंग का प्रोसेस क्या होगा। और अगर उसको बहुत लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसको कैसे कोच करना है। तो सबका डिफरेंट प्रोसेस होता है, और ये उसमें इफेक्टिवनेस जो आती है वो उसके मुताबिक होती है। दूसरी चीज जो अंडर देखनी होती है, डिसीजन के लिए जरूरी होती है कि वो लीडर भी सही है कि नहीं, उसको कॉम्पिटेंसीज है कि नहीं, उसकी कोचिंग कैपेबिलिटीज है कि नहीं, वो लीडरशिप अपने डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका अपना क्या लेवल, क्या वो हाईली कॉम्पिटेंट है, देन गो फॉर ऑथराइज हिम फॉर कोचिंग। अगर उसका अपना लेवल लो है तो ये बड़ा रिस्की काम है। ये जिसे कहते हैं दो धारी तार, ये तलवार है, जो कि अगर हम इसको इनकॉम्पिटेंट लॉज यूज करेंगे, तो ये एम्प्लॉयज की डिस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रक्शन में ये फिर इधर चली जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले लीडर को डेवलप करें, और लीडर की डेवलपमेंट लेवल देखें, तो उस हिसाब से कोचिंग का परमिशन लें। कोचिंग प्रोसेस जो है ना, वो हाई परफॉर्मिंग टीम बिल्डिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड देयर एंगेजमेंट। टीम, वैसे मैंने कहा कि टीम कोचिंग भी होती है और इंडिविजुअल कोचिंग भी होती है, ये दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए। ठीक है। ये अब इसमें बहुत सी जो डेवलपमेंट्स हुई है, मैं जो ज्यादा काम करता हूँ, मैंने ये इस पर ये पूरा एक प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, सिचुएशनल लीडरशिप या लीडरशिप फॉर मैनेजर्स। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इसमें ये कैन ब्लैंचेट का बेसिकली मॉडल है। इसमें अगर आपने डिफरेंट वे से आप इसे सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च पर जाएंगे तो आपको मॉडल मिलेगा, मोर और लेस इसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू, उसके बाद मॉडिफिकेशंस मैंने इसमें काफी किए, तो इसमें ये मॉडल इट्स हाईली इफेक्टिव। ये सिंपल एंड इफेक्टिव है, बस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी सिंपल टू अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने भी कई ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करवाया, और अब भी वो ऑर्गेनाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से इसे, इस मॉडल को अप्लाई करें, क्योंकि सिंपल मॉडल है। इसमें अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, इट्स नॉट, यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से फुली अंडरस्टैंड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक, जस्ट अगर आप जिसे कहते हैं कि अगर क्विक कोचिंग करनी है आपने, तो आपको एक अच्छी अप्रोच, आप कम से कम 30-40% इम्प्रूवमेंट यहीं से आ सकती है। तो डू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर अगर आप अपर राइट साइड पर देखें तो फॉलोअर है लिखा, ठीक है। इस नीचे क्वाड्रेंट पूरा बना हुआ, 4 क्वाड्रेंट है, और लेफ्ट लोअर पार्ट में लीडर गया। अब फॉलोअर को सबसे पहले एनालाइज करना है। आपका सबऑर्डिनेट है, जिसके आप सुपरवाइजर हैं, तो उसका लेवल क्या है, और वो लेवल हम एबिलिटी
और एश्योरेंस से इवेल्युएट करनी। ये दो फैक्टर बहुत आसान है। तो दो फैक्टर के बेसिस पे 4 क्वाड्रेंट्स इसके निकल आते हैं। अब ये जो लाइन है ये इसका पैटर्न शो करती है कि इसकी यहाँ पर एबिलिटी क्या है और एश्योरेंस क्या है। मैं मिसाल के तौर पर लेता हूँ कि अगर ये लोएस्ट लेवल पर D1 पर, तो D1 पर डेवलपमेंट लेवल 1 पर, तो यहाँ पर जो है लीडर ने सब कुछ डिसाइड करना है, उसको टीच करना है, समझाना है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कॉम्पिटेंसी लोएस्ट लेवल पर है फॉलोअर की। तो लीडर क्या करेगा इसमें, इस लेवल पर इंस्ट्रक्शन उसकी हाई होगी, यानी वो टीच करेगा, और उसका हेल्पिंग जो बिहेवियर है ना वो लो होगा। दिस इज एट लोअर साइड एंड दिस इज एट हायर साइड। ये S1 दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर डायरेक्शन देनी, टीच करना है उसको, ट्रेनिंग सेशन पूरा उसका लेना है और उसको समझाना है एक एक चीज कि कैसे करनी। ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोसेस है, कोचिंग है, सपोर्टिंग है, डेलीगेटिंग है, डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट नीड्स है, और उस तरह डिफरेंट वे ऑफ कोचिंग उनकी करें। अब ये अगर हम अननेसेसरी हाईली कॉम्पिटेंट बंदे पर वो इंस्ट्रक्शन ही देते रहेंगे, 1 घंटा बैठकर समझाएंगे, तो वो ना सिर्फ कंफ्यूज होगा बल्कि शायद आपसे इवन मैं एक्सट्रीम लेवल पर कहूँगा कि लड़ भी पड़े कि क्या मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इस तरह की सिचुएशन आ सकती हैं। ऑल्दो मैनेजर्स इन चीजों को अंडरस्टैंड, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम केस है, लेकिन ये जितना अच्छे तरीके से हम फॉलोअर को समझेंगे और अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज को उसके फॉलोअर की कैपेबिलिटीज के मुताबिक हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, उसका टाइम लेंगे, तो ना ओवर सुपरविजन होनी चाहिए ना अंडर सुपरविजन। दिस इज सिचुएशनल सुपरविजन, सिचुएशनल लीडरशिप। इसीलिए सिचुएशनल लीडरशिप ये कैन ब्लैंचेट का मॉडल है, बहुत जबरदस्त मॉडल है। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन के साथ ये और ज्यादा इफेक्टिव मैंने ये से बनाया। तो 5 स्टेप्स इन कोचिंग स्किल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिसनिंग होती है। सबसे पहले मेक योर सबॉर्डिनेट फॉलोअर्स कंफर्टेबल टू टॉक। कोई उसके कंसर्न्स है, कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सरफेस आउट करे, वो आपके साथ डिस्कस करे। इसके लिए लिसनिंग स्किल जरूरी है। जब आप उसकी बातों को सुनते रहेंगे तो वो आगे अपने कंसर्न्स बताए। लिसनिंग स्किल्स के साथ साथ प्रोबिंग क्वेश्चन। अगर किसी का अंदर ही अंदर वो एक गुस्सा है, कोई कंसर्न्स है, प्रॉब्लम्स है, वो उसको बता नहीं सक रहा है या वो बताना नहीं चाह रहा, कोई इश्यूज है, तो पावरफुल क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के जरिए उससे पहले सरफेस आउट कराया जाए प्रॉब्लम क्या है। अब ये जो होती है ना, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स जो बिहेवियरल इश्यूज आते हैं वो ज्यादा कॉम्पिटेंट लोगों के साथ। तो कॉम्पिटेंट लोगों को हम लूज कर देते हैं अगर हम अच्छी कोचिंग नहीं करते। तो इसलिए उनकी भी कोचिंग उनके नीड के मुताबिक होनी चाहिए कि क्या कंसर्न। तो पावरफुल क्वेश्चनिंग टेक्निक प्लेज अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द पीपल और लिसनिंग टू देम, और उसके कंसर्न्स प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको एड्रेस करने। तो ये कहते हैं कि अच्छे तरीके से अगर आपने बंदे को बुलवा लिया, अपने सबॉर्डिनेट की सुन ली है बात और उसके प्रॉब्लम्स सुन लिए हैं, तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व वहीं पर ही हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब सरफेस आउट हो जाए चीजें तो फिर एक्शन प्लानिंग। तो गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस वक्त एक्शन प्लान बनता है तो उस वक्त भी कुछ कंसर्न्स आते हैं, फिर वहां पर वो मजीद उसके आइडेंटिफिकेशन होती है कि व्हाट आर द फर्दर प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्शन प्लान। तो देन फॉर एवरी एनी कंसर्न या फॉर एनीथिंग या एप्लीकेशन अगर सक्सेस भी जा रही है तो उसका फीडबैक एंड सपोर्ट जरूरी है। तो फोर्थ स्टेप इज प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड सपोर्ट। देन इज फॉलो अप। फॉलो अप साथ साथ रहना चाहिए जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मैनेजर का काम यही है, या सुपरवाइजर का या लीडर का, कि वो उसको कंप्लीट ऑब्जर्वेशन रखे कि एट व्हाट लेवल नाउ द
टीम या इंडिविजुअल इज, और वो अब आगे क्या नीड्स हैं, क्या आगे काम करने हैं, कहाँ पर उसकी फिर मजीद कोचिंग चाहिए और किस तरह। तो ये स्टेप्स है कोचिंग के। तो लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, और उसके बाद फिर ये सेशन है। एक कोचिंग सेशन होता है, एक होता है पोस्ट कोचिंग, फिर उसका फीडबैक और उसके फॉलो अप है, एक होता है प्री कोचिंग इवेल्युएशन। तो ये तीनों चीजों को यूज करते हुए अच्छा कोचिंग मॉडल डिवेलप करना चाहिए। तो एक अच्छा एचआर वही होगा जो खुद भी अच्छा कोच हो, क्योंकि जहां पर कोचिंग की जरूरत है ना, तो वहां पर ये एचआर एचआर बिहेवियरल पार्ट को देखेगा और कॉम्पिटेंसी और टेक्निकल स्किल्स को उनके मैनेजर्स देखेगा। तो ये दोनों का मिलकर काम है। तो बेसिक रोल इज मैनेजर्स, और जो उनका डायरेक्ट सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर उसे देखे, लेकिन जहां पर जरूरत है तो एचआर को इंटरवीन करना चाहिए, और उसमें बिहेवियरल पार्ट्स और उनके अगर लेवल ऑफ अचीवमेंट, गोल सेटिंग और एक्शन प्लानिंग अगर नहीं है या प्रॉपर वो फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें एचआर को फिर आगे आना चाहिए। तो यहीं पर जो है ना, मैं इसको आगे इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये पावरफुल क्वेश्चनिंग और लिसनिंग वगैरह। लिसनिंग में यहाँ पर ये कहूंगा, अगर वापस हम इसी प्रीवियस स्लाइड पर जाएंगे, तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग। अच्छा, यहाँ पर एक्टिव लिसनिंग का वर्ड मैंने सबसे पहला जो प्रोसेस है वो यूज किया। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि हम जब किसी की बात सुन रहे हैं, तो उसको ये भी शो करें कि वी आर लिसनिंग टू हिम, वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू हिज वर्डिंग। उसकी जो बात की जा रही है उसको हम अहमियत दे रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। तो जब वो आगे जो बात करने वाला बंदा है उसको जब आप सुनेंगे, ये सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि एनी लेवल, लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग ये एक फन होता है। मिसाल के तौर पर आप लीनिंग फॉरवर्ड जरा थोड़ा आगे झुकते हैं, और तो दूसरा समझता है वाकई ये मेरी बात को समझना चाह रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, गौर कर रहा है। इसी तरह बीच में कुछ रिफ्रेजेस यूज किए जाते हैं उसी के वर्ड को, यस, नो, आई अंडरस्टैंड, दिस इज, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। तो इस तरह की वर्डिंग साथ साथ यूज करते रहे तो जो बोलने वाला है वो फिर अपने कंसर्न बताता है। नहीं तो फिर या तो वो स्टॉप कर देगा, या अंदर से उसको ये ख्वाब होगा कि ये जनाब मेरी नहीं अपनी सुनाने के लिए आए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह पावरफुल क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हैं। तो मैंने अगले स्लाइड पे यही दिखा रहा था कि काफी इसके एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर हम एम्प्लॉय से पूछते हैं कि ये हमारे अचीवमेंट के लिए इस साल जो आपका, इस साल या ये जो आपके टास्क थी, तो इसमें कुछ हम पीछे रह गए, वी कैन डू इट, और आई ट्रस्ट के ये बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट आर द problems, what resources you need, what competencies you required। तो कैन यू एक्सप्लेन कि क्या रीजंस थी जिसमें हम, इसकी वजह से हम पीछे रहे। तो यहाँ पर ये एक ओपन प्रोबिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वो फिर इन डेप्थ बात करेगा, तो बीच में साथ साथ उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए कि मैं किस तरह की कन्वर्सेशन चाह रहा हूँ, तो बाकी थोड़े से हिंट्स देते हुए अपने डिजायर्ड लेवल पर लाने की कोशिश करें कि व्हाट्स द बेसिक कंसर्न जो आपने आइडेंटिफाई किया है, वो अपने एम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से आप उसको सरफेस आउट करवाएं, उसको उगलवाएं कि वो क्या क्या वही वाकई कंसर्न है। उससे एक तो कंफर्मेशन होगी, दूसरा उसकी ओनरशिप होगी एम्प्लॉय की कि वाकई ये प्रॉब्लम है। तो उसको फिर एड्रेस किस तरह करना है, तो ये, तो दैट्स वाई कि इफेक्टिव लिसनिंग एंड प्रोबिंग क्वेश्चनिंग टेक्निक ये बड़ी जरूरी है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, आप इसे स्टॉप करके देख सकते हैं, अपने खुद अपनी लैंग्वेज के मुताबिक डिफरेंट क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जस्ट एक के व्हाट हाउ वाज हाउ डू यू थिंक दिस इज, या उर्दू में मैं कहता हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि ये इसमें हम अचीवमेंट पूरी नहीं कर सके। चले कोई बात नहीं, हमें पीछे नहीं आगे की तरफ देखना है, आइंदा हमें क्या करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर क्या कमी हमारी रहेगी या क्या और बेहतर किया जा सकता है। तो ये छोटी सी क्वेश्चन अगर करेंगे तो इससे वो
एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी, और वहां पर एक्शन प्लान बनाने में अगले स्टेप्स के लिए आगे अहमियत होगी। तो यही एक कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, यही एक्सपीरियंस होता है कि हम अपनी गलतियों से फायदा उठाएं और दूसरों को हेल्प करें कि कहाँ पर उनकी गलतियां थी। एक रिस्पेक्टफुल वे में गलतियों की बजाय हम उसे एक उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कहें, या उसे एक फर्दर उनकी अचीवमेंट के लिए ये चीजें, अगर आइंदा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ये करेंगे तो उससे बेहतर होगा। तो ये एक्सपीरियंस होता है, और इससे आदमी एक एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल लीडर डेवलप होता है। अब मैं ये बात कर रहा था कि मैनेजर, एचआर का क्या रोल होता है। एचआर जो होता है वो ज्यादातर कोचिंग के साथ काउंसलिंग भी करता है, क्योंकि बिहेवियरल पार्ट आ जाता है उसमें। तो मैनेजर को सिर्फ कोचिंग पर ही स्ट्रिक्ट है। अब अक्सर जब भी मैं कभी ट्रेनिंग हमारी होती है तो ये कोचिंग एंड काउंसलिंग, ये एक डिबेट आ जाती है उसमें एक सर्टेन लेवल पर जाकर ना, जिस वक्त हम इसकी कोचिंग की कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट कहते हैं कि आते हैं, क्यों आते हैं, वो हम गलत डिसीजन करते हैं कि यहाँ पर कोचिंग करनी है या काउंसलिंग करनी है। अगर हम, मैं ये यहाँ पर ही मैं एडवाइस यही करूंगा, मैनेजर को हमेशा कोचिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब कोचिंग है क्या। कोचिंग पहले भी हमने देखी, कोचिंग फोकसेस ऑन द गोल सेटिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड अचीविंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यहां तक आप देखेंगे ये सिर्फ टास्क बेसिस है, ये सिर्फ उसकी जो वर्क परफॉर्मेंस है, वर्क रिलेटेड चीजें हैं, इसको आपने फोकस करना है। मैनेजर को इससे बाहर कम निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पर बाहर की क्या बात है, कि मिसाल के तौर पर वो कहता है कि घर में मेरे जनाब ये प्रॉब्लम है, तो आप उसके घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने ना जाए। हाउएवर, आप उसको इतनी सपोर्ट देंगे कि आई अंडरस्टैंड कि ये चीजें हैं और ये आप सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट आई कैन हेल्प यू। तो मैं यहाँ पर आपको एक अपनी अच्छी एनवायरनमेंट हम दे सकते हैं, और हम एक दूसरे की हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं। घर के मामला आई एम श्योर कि आप इस तरह बेहतर दें। मैं यहाँ पर आपको एक दो दिन की ये लीव दे सकता हूँ। मैं आपको क्या सपोर्ट कर सकता हूँ, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है तो वो लीगल हमारे और ये कंपनी पॉलिसीज के तहत हम कहाँ पर क्या चीज कर सकते हैं। तो यहीं तक रहना चाहिए, इससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि घर की प्रॉब्लम है, बेगम के साथ लड़ाई है, तो वहां पर भी आप करें कि मैं जनाब मुझे बताएं, मैं आपकी भाभी से बात करता हूँ तो ये मैं मामला सॉल्व कर दूंगा। तो ये नेवर, आप इन चीजों के ना जाए। आपके पर्सनल रिलेशन हो गए, बट कंपनी विल नॉट अलाउ, एचआर शुड नॉट अलाउ कि ये इन चीजों में मैनेजर को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इससे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा आते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जहां पर हेल्प करता हुआ बंदा बेचारा बड़ा अच्छा, वो काउंसलिंग की तरफ चला गया और खुद फंस गया, उल्टा जनाब उसे पड़ गई, तो उसकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाती है कि ये जनाब इसको का क्या काम मेरे जनाब घर के मामलात में दखल देने का। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल दीज आर द गाइडलाइंस। बाकी ये आपकी अपनी कॉम्पिटेंसीज होती हैं कि कितना बहुत अच्छा बाज होगा तो लीडर होता है, लेकिन उसमें अपने आप को चैलेंज दिया। तो एचआर शुड एडवाइज द मैनेजर कि वो कोचिंग पर फोकस करे। अब काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग डील्स विद एड्रेसिंग द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग। कोई अगर प्रॉब्लम है, कंसर्न है, उसको वर्क रिलेटेड है, अगर है तो वो तो डेफिनेटली वो तो कोचिंग में ही आएगा। लेकिन अगर वर्क रिलेटेड नहीं है तो उसे फिर, अगर उसके पर्सनल स्पेशली अगर घर की प्रॉब्लम है, तो उसे फिर उसको खुद सॉल्व करने दें, या फिर किसी हद तक उसमें एचआर इन्वॉल्व हो सकता है उनके पर्सनल इश्यूज और पर्सनल कंसर्न्स में। तो बल्कि इससे भी ज्यादा एक्सटर्नल काउंसलर जो होते हैं ना, वो हायर किए जाते हैं फिर, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ इतना ज्यादा नहीं। तो बहर कोचिंग, कोचिंग इज नेसेसरी, वी शुड नॉट गो फॉर। तो यहाँ पर इसलिए कोचिंग एंड काउंसलिंग का डिफरेंस बता दिए कि हमारा काम सिर्फ कोचिंग है। अब कोचिंग अच्छी होती है तो ट्रस्ट वर्दीनेस ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। एक अच्छा कोच जो है वो अपना ट्रस्ट डेवलप करता है, और इसीलिए कोचिंग एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ये दोनों टॉपिक इकट्ठे यहाँ पर मैंने शामिल शामिल किए। तो और यही डे टू डे बेसिस पर
छोटी सी थपकी, छोटा सा जनाब आपका अगर कोई ऐसी चीज जिसमें कोई आपको नजर ना आए कि भी आप कोई डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोगों को, एक को बेनिफिट दे रहे हैं दूसरे को जनाब नुकसान पहुंचा, आपकी ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंसियरिटी, फेयरनेस, ये आप इस्टेब्लिश करें तो ये सारी चीजें ट्रस्ट वर्दीनेस है। तो दिस इज ट्रस्ट वर्दीनेस इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचआर लीडर। एचआर लीडर के लिए कहीं पर भी ये नहीं उसे किसी को एहसास दिलाए कि मैं इसके साथ तो बेहतर हूँ, आपके साथ बुरा हूँ। तो ये थोड़ा सा भी आप बेशक कॉन्शियसली नहीं भी कर रहे, तो किसी को ऐसा ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं जानी चाहिए। तो आपका बिहेवियर, आप हर एक के साथ एक प्रोफेशनल डील करें, वट एवर द प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरह रहे, इंडिविजुअल के पर न जाए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे ये जो अपनी क्रेडिबिलिटी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द क्रेडिबिलिटी। अगर आपने ट्रस्ट ओन कर लिया है, ट्रस्ट अचीव कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोगों को आदमी खुश नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम ओवरऑल ये समझा कि बंदा फेयर है, बस ये चीज आनी चाहिए। और तो इसमें ये कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए, इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। हर चीज को एक अपना एक प्रोफेशनल वे में चले, स्ट्रक्चर्ड और रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक। कहीं पर आपको पता भी है कि यहाँ पर हम कुछ नहीं मतलब ये एक आदमी की नीड है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर फिर रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो सपोर्ट कंपनी दे सकती है उसकी कोशिश करनी चाहिए। बाकी सिर्फ हमदर्दी, अगर हम अदरवाइज ये होगा कि आउट ऑफ द वे हमेशा हम चलते रहे कि बस किसी से पता चला तो दूसरे लोग भी फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। इसी तरह एम्प्लॉय फील वैल्यूड, और अगर ये अच्छी अगर ट्रस्ट वर्दीनेस आपने इस्टेब्लिश कर ली है तो ये मोटिवेशन और द एम्प्लॉय विल फील वैल्यूड और एम्पावर्ड। तो यही चीजें सारी लिंक करती हैं। तो कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट अगेन मैं कहूँगा। तो यहाँ पर इसमें फर्दर अगर ट्रस्टवर्दी की तरफ जाएं तो ये इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जब हम इस चीज पर वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप होती है। एक एचआर को का ट्रस्ट अपने एम्प्लॉयज पर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर, के हर टीम पर ये डेवलप हो जाता है। तो वो लोग समझते हैं कि ये हमारा एचआर हमारी भलाई के लिए काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, के बेनिफिट के लिए। तो इसमें हमें भी उसी चीजों से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जिन चीजों में हमारी भी भलाई है और ऑर्गेनाइजेशन की भी नहीं, ये भी है, तो वन वे नहीं होता। तो इसमें फेयरनेस एंड एडवोकेसी, तो अपने एम्प्लॉयज को एडवोकेट करें, उनके बेनिफिट्स को के लिए साथ मिलकर खड़ा हो, उनको लेकर चले। जहां पर कोई ईओबीआई है, कोई इसमें कोई हेल्प की जरूरत है, कोई सपोर्ट की जरूरत है, किसी तो कोई इमरजेंसी हो गई है, तो वहां पर इनको सपोर्ट करें। और डिफरेंट आगे आप मैनेजमेंट को भी साथ इनको कन्विंस करें कि ये दिस इज द नीड ऑफ दिस पर्सन। तो when you use effective coaching, your organization, your team will be highly successful. तो मैं यही कहूंगा कि डू ट्राई इट, कोई अच्छा कोचिंग मॉडल लेकर चलें, तो दिस विल हेल्प बिल्डिंग अ टीम एंड अल्टीमेटली कंपनी और अचीविंग देयर गोल्स विल बी एट हायर लेवल। और वो इजीली ना सिर्फ अचीव करेंगे बल्कि एक्सीड द गोल्स। तो परफॉर्मेंस जो डिफरेंस है वो यू विल सी इट। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। तो ये जनाब हम